गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कुछ आपके टर्मिनोलॉजी के वर्ड्स को समझेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कुछ टर्मिनोलॉजिकल वर्ड है, कुछ आपके पारिभाषिक शब्द हैं जो आपको कॉमर्स में बार बार आएंगे। हमने कुछ शब्दों का अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे के शब्दों के बारे में जानेंगे कि वे शब्द कौन कौन से होते हैं जो कि कॉमर्स में आपको बार बार आएंगे। तो हम एक पिछला रिवीजन कर लेते हैं कि पिछले रिवीजन में हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैश, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में समझा था। डेब्टर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है। उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज हम कुछ उसके आगे के शब्दों को जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ शब्द लिख रखे हैं। पहला लिख रखा है व्यय, दूसरा है आपका खर्च, हानियां, प्राप्त विपत्र, देय विपत्र, पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय, स्टॉक और कमीशन, ठीक है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर्स, लॉसेस, रिसीवेबल, बिल्स पेबल, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्टॉक्स, देन कमीशंस। ओके, तो ये जितने भी शब्द हैं ये आपके बार बार कॉमर्स में प्रयोग होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं, आपका सबसे पहला वर्ड दिया है व्यय क्या होता है। तो देखिए व्यय का मतलब क्या होता है। व्यय का मतलब ऐसे खर्चे होते हैं जो कि आपकी उत्पादन लागत को कम करते हैं। उन खर्चों को हम व्यय बोलते हैं। जैसे कि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में चाहे आप एक दुकानदार हैं, चाहे एक बिजनेस का संचालन करते हैं, तो किराया, वेतन, ये ऐसे खर्चे हैं जिनकी आपने सेवा ले ली है और आपको इनको तुरंत भुगतान करना है। और जब आप इनका तुरंत भुगतान करते हैं तो जो आपका प्रॉफिट है ना, वो कम हो जाता है। आपकी देयताएं क्या होती हैं, आपकी जो पेबल है वो बढ़ जाता है और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो कम हो जाता है। तो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस, एक तरह के एक्सपेंसेस को हम खर्चा बोलते हैं और ये खर्चों की श्रेणी में आते हैं जो कि बिजनेस के संचालन में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दे रखा है हानियां। हानियां क्या होती हैं। हानियों से मतलब ये होता है कि ऐसा दिया गया पैसा, ऐसे पैसे का भुगतान जिसके बदले हमें किसी भी रकम की प्राप्ति नहीं होती है, यानी उसके बदले में हमें कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं होती है, वो हमारी क्या कहलाती हैं, वे सभी हमारे हानियां कहलाती हैं। अब हानियां कौन कौन सी होती हैं। देखिए हानियां दो प्रकार की होती है। एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस से मतलब ये होता है कि प्रकृति के कारण हमें जो भी हानि होती है, मौसम परिवर्तन के कारण जो भी हमें हानि होती है उसे हम नॉर्मल लॉस कहते हैं। और ऐसी हानि जो कि मनुष्य के द्वारा निर्मित होती है उसे हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। अब हानियां दो प्रकार की होती है, नॉर्मल और एबनॉर्मल। अब नॉर्मल लॉस में क्या क्या चीजें शामिल हो सकती है। देखिए सामान्य हानि वह हानि होती है जो प्राकृतिक कारणों से होती है, जिसे हम रोक नहीं सकते हैं, जैसे भूकंप का आना, बाढ़ का आना, है ना, ये प्राकृतिक विपदाओं के कारण होती है। इससे जो हमको नुकसान होता है, उस नुकसान में यदि हम देखें तो पेट्रोल का उड़ जाना, कपूर का नष्ट हो जाना, कपास का सूख जाना, गन्ने का धूप में सूख जाना, उसके वजन में कमी आ जाती है। तो ये सारी हानि क्या होती है, ये सारी हानि जो होती है ये हानि हमारी प्राकृतिक कारणों से होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। अब हम एबनॉर्मल लॉस की बात करते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस से क्या मतलब होता है। एबनॉर्मल लॉस से मतलब होता है वे हानियां जो कि मनुष्य द्वारा निर्मित होती है या थोड़ी सी भी हम सावधानी बरतें हैं तो इन हानियों को हम रोक सकते हैं, उसे हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं।
जैसे माल का चोरी हो जाना, माल का दुर्घटना में नष्ट हो जाना, माल का जल जाना, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थीफ, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थीफ, लॉस बाय एक्सीडेंट। अब जो इनमें हानि होती है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए हमें क्या मिलता है? उसकी क्षतिपूर्ति के लिए हमें पैसा मिलता है, कंपनसेशन मिलता है। यदि हमने इंश्योरेंस करा रखा है तो बीमा कंपनी हमको क्या करती है? प्रीमियम देती है। तो ये सब भी हानियों की श्रेणी में आता है। क्लियर? तो लॉसेस जो हानियां होती हैं वो दो प्रकार की होती है, एक होती है एबनॉर्मल लॉस और एक होती है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का बीमा कंपनी बीमा नहीं करती है, जबकि एबनॉर्मल लॉस का बीमा कंपनी बीमा करती है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ हमको दे रखा है खर्चा, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर्स क्या होता है? तो देखिए, जब भी हम कोई संपत्ति खरीदते हैं, जब भी हम कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं, तो उसे खरीदने में, लाने में, लगाने में जो भी हम व्यय वहन करते हैं, जो भी हमारा पैसा लगता है, वो सभी एक्सपेंडिचर्स के अंतर्गत आता है। ये एक्सपेंडिचर्स जो होता है वो आप नगद भी, कैश में भी दे सकते हैं और संपत्ति के बदले में ही दे सकते हैं। या तो आप कैश दे दीजिए या आप संपत्ति, उसके बदले में कोई एसेट्स भी उतने मूल्य की आप दे सकते हैं। या आप एक प्रतिज्ञा पत्र, एक कमिटमेंट लेटर भी बना सकते हैं कि हम भविष्य में इस तारीख को हम आपको पेमेंट करेंगे। वे सारी क्रियाएं कहाँ में आती हैं? वे सारी क्रियाएं हमारी आती हैं एक्सपेंडिचर्स में आती हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, तो नेक्स्ट हमको दे रखा है रिसीवेबल। देखिए, रिसीवेबल का मतलब होता है प्राप्त, और इसको हम यदि हम समझे तो बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल व्हाट्स? देखिए, जब भी हम किसी बाहरी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को उधार माल बेचते हैं, तो जिस व्यक्ति को हमने उधार माल बेचा है वह व्यक्ति हमारा बाहरी एक व्यक्ति है जो कि हमको आकर एक नियत तिथि पर, एक निश्चित तिथि पर हमको पेमेंट देता है। या ऐसा व्यक्ति जिससे हमें आय प्राप्त होने वाली है या जिससे हमें पैसा प्राप्त होने वाला होता है, तो वो किस श्रेणी में आता है? वो बिल्स पेबल की श्रेणी में आता है। यानी हमने किसी को उधार माल बेचा और व्यक्ति हमको पेमेंट करेगा तो वो हमें प्राप्ति होगी, इसे हम बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। बिल्स रिसीवेबल में यह भी होता है कि यदि वो व्यक्ति को हमने उधार माल बेचा है तो उधार माल में वो हमें इस बात का एश्योर्स करता है कि आप हमें 2 महीने या 3 महीने का टाइमिंग दीजिए। हम 2 महीने या 3 महीने का टाइमिंग का उसको एक बिल बना के देते हैं, जिसे बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। 3 महीने या 2 महीने पूर्ण होने पर वह व्यक्ति आता है, हमें पेमेंट करता है और अपना लिखा हुआ बिल जो उसने रिटर्न में सिग्नेचर्स करके हमको दिया था, हम उसको लौटा देते हैं। यानी बिल्स रिसीवेबल का मतलब ये होता है कि आपके पास पैसे का आना। जब भी हम किसी व्यक्ति को उधार माल बेचते हैं या उधार माल देते हैं तो उससे हमें आय की प्राप्ति होती है, बिल्स रिसीवेबल के अंतर्गत आती है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है बिल्स पेबल। देखिए, बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल का उल्टा होता है। यदि हमने किसी व्यक्ति से उधार माल खरीदा है तो हमें उसको पेमेंट करना है, अर्थात वह व्यक्ति हमारा क्या है? लेनदार है। और जब भी लेनदार आपके घर के आगे या घर के सामने आके खड़ा होता है, आपको उसको पैसा देना पड़ता है और एक निश्चित तिथि पर हमें उस व्यक्ति को पेमेंट देना पड़ेगा। ये हमारी देयता है, ये हमारे पेबल, हमको उसको करना पड़ेगा। ठीक है? इसमें भी आप एक टाइम पीरियड ले सकते हैं। आपने किसी से माल उधार खरीदा है तो आप एक कमिटमेंट लेटर लिख सकते हैं। बिल्स आपके लिए बिल्स रिसीवेबल होगा, उसके लिए बिल्स पेबल और आपके लिए बिल्स रिसीवेबल होगा। ठीक है? तो जब भी वो टाइमिंग ड्यूरेशन खत्म हो जाता है, आप अपनी पूंजी उसको उस तिथि पर जाके देंगे और बिल का पेमेंट हो जाएगा। ठीक है? तो बिल्स रिसीवेबल में पेमेंट आता है और बिल्स पेबल में आप पेमेंट देते हैं। ये दोनों ही बिजनेस में यूज होते हैं। जब भी हम उधार सौदा खरीदते हैं, उधार माल बेचते हैं, उधार माल खरीदते हैं, तो एक लेटर लिखा जाता है जिस पर खरीदने वाले के हस्ताक्षर होते हैं और
वह लेटर जो होता है बायर के पास होता है। इसको हम बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। और जो भी उसमें एक अवधि लिखी होती है, उस अवधि पर आपका जो विक्रय करता है, जो खरीदार है, वो पेमेंट दे देता है और बिल ले लेता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। पूंजीगत व्यय क्या होते हैं? तो देखिए, पूंजीगत व्यय होते हैं जो कि स्थायी संपत्ति को खरीदने, स्थायी संपत्ति, भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर, प्लांट, गुडविल आदि, ठीक है। भूमि, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर्स, पिक्चर्स, फिटिंग्स, गुडविल, ये सब क्या होती है? स्थायी संपत्ति। किसी भी स्थायी संपत्ति को खरीदने के लिए जो पैसा लगाया जाता है, जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसे हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। या उसकी उत्पादन शक्ति को या उसकी क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए किया गया खर्चा क्या कहलाता है? पूंजीगत व्यय कहलाता है। पूंजीगत व्यय का लाभ हमें कई वर्षों तक प्राप्त होता रहता है, इसलिए इसको हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। यानी स्थायी संपत्तियों को प्रयोग में लाने, उसे खरीदने में किया गया खर्चा आपका कैपिटल एक्सपेंसेस कहलाता है। क्लियर? आगे हम बढ़ते हैं। इसमें आपको दे रखा है आयकर व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, आयगत व्ययों से आशय उन व्ययों से होता है जो कि व्यापार के सामान्य संचालन में बार बार होते हैं। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप व्यापार कर रहे हैं, उसमें बार बार होने वाले खर्चे आयगत खर्चे कहलाते हैं, उन्हें आयगत खर्चे कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं? तो देखिए, ये या तो सेल्स को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, या जो आपके खर्चे हैं आपके प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं, और इनकी प्रवृत्ति क्या होती है? आयगत होती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। क्लियर? आगे हम बढ़ते हैं। आपका है स्टॉक, रहतिया या स्टॉक। ठीक है, रहतिया शब्द हिंदी मीडियम वालों के लिए है और इसको हम इंग्लिश में यूज करेंगे तो हम इसको बोलते हैं स्टॉक। अब स्टॉक क्या होता है? तो देखिए, जब भी हम कॉमर्स की बात करते हैं, जब भी हम वाणिज्य की बात करते हैं, तो हमारे पास स्टॉक का मतलब होता है हमारा प्रोडक्शन। हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन को साल भर में हमने कितना बेचा, कितना वापस आया, कितना हमने वापस किया, और वर्ष के अंत में कितना माल बिकने से रह गया। सिंपल सी अर्थों में, जो माल हमारा एक नियत तिथि पर, एक नियत अंतराल पर, चाहे वो हम 31 दिसंबर मान लें या 31 मार्च मान लें, हमारा क्लोजिंग ईयर, जब भी हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, उस तिथि पर जो माल आपके पास बिकने से रह जाता है, उसे हम स्टॉक कहते हैं, उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। स्टॉक का हमारे लिए यही मतलब होता है। स्टॉक का मतलब होता है गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, रिटर्न ऑफ गुड्स। आपके पास कितना बचा, आपने साल भर में जो भी क्रय विक्रय किया, परचेज किया, सेल्स किया, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न के बाद जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया, बिना बिका हुआ माल जो आपके पास स्टॉक में बच गया, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। और या हम इसको क्लोजिंग स्टॉक भी बोलते हैं, यानी अंतिम स्टॉक। स्टॉक हमेशा दो प्रकार का होता है, एक ओपनिंग स्टॉक होता है और एक क्लोजिंग स्टॉक होता है। मान लीजिए आप टीवी का बिजनेस करते हैं और आपने अपनी दुकान का बिजनेस स्टार्ट किया, 1000 टीवी से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और वर्ष के अंत तक आपने 90 टीवी, आपने 900 टीवी सेल कर दिया, तो आपके पास रिमेनिंग में कितना टीवी बचे? आपके पास रिमेनिंग में बचे 100 टीवी। तो जो 1000 की क्वांटिटी थी वो आपकी ओपनिंग स्टॉक कहलाएगी, और जो आपकी 100 की क्वांटिटी बची वो आपकी क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगी। तो जो स्टॉक्स होता है वो भी दो प्रकार का होता है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक रहतिया, और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक।
वर्ष के प्रारंभ में हमारे पास जो स्टॉक्स होता है उसको हम ओपनिंग स्टॉक्स बोलते हैं, और वर्ष के अंत में ऐसा स्टॉक जो कि बिकने से रह जाता है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। इट्स क्लियर है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कमीशन। कमीशन को वर्तन भी बोलते हैं। कमीशन क्या, देखिए आज जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो आप विभिन्न वस्तुओं को खरीदते हैं। कुछ वस्तुएं आपकी दैनिक उपयोग की होती हैं, कुछ आपके भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड होती है। आप जब भी वस्तुओं को खरीदते हैं तो वस्तुओं को खरीदने में जो उसका प्रोडक्शन करता है, जो उसका सेलर है, वो आपको इम्प्रेस करने के लिए, आपको लुभाने के लिए आपको कुछ परसेंटेज का प्रलोभन देता है, कमीशन देता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कमीशन बोलते हैं। यानी जो भी बड़ा व्यापारी होता है वो यही चाहता है कि उसका माल ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाए, चाहे वो उसको उधार बेचे चाहे वो उसको नगद बेचे। तो नगद और उधार दोनों पर वो खरीदने वाले ग्राहक को कुछ राशि में कटौती करके देता है। उस राशि में जो भी कटौती करके देता है तो ग्राहक को उसका फायदा होता है, उसे हम वर्तन या कमीशन कहते हैं। मान लीजिए आपने किसी की प्रॉपर्टी बिकवा दी और उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको 2% का कमीशन मिलेगा। 1 लाख की प्रॉपर्टी थी, 1 लाख की प्रॉपर्टी पर आपको 2% का कमीशन मिला, तो ये क्या हो गई, आपकी एडिशनल इनकम हो गई। इसमें एक फाइनेंस यानी एक पैसा विद्यमान है जो कि आपको इंस्पायर करता है ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचने के लिए। तो जो बड़े व्यापारी होते हैं वो बड़े व्यापारी ग्राहक को लुभाने के लिए विभिन्न तरह के कमीशन, विभिन्न तरह के डिस्काउंट, विभिन्न तरह के ऑफर्स मार्केट में लाते हैं, उसे ही हम कमीशन कहते हैं। ठीक है, कमीशन जो होता है वो आपके उत्पाद की बिक्री पर दिया जाता है।